नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और देखते ही देखते हमारे चैनल पर आज 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। उसके लिए आप लोगों ने जो हमारे प्रति प्यार स्नेह दिखाया, हमारे कंटेंट पर जो आपने बिलीव दिखाया, आप सभी के शुक्रगुजार हैं। और देखिएगा, आप आर्मी की एग्ज़ाम जो 17 तारीख से होने वाली है उसकी सीरीज़ अपने चल रही है और उसमें जीके में जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको याद करना है। जीके में लगभग सारे प्रश्न जो है वो इधर से पूछे जाते हैं। तो देखिएगा आप, जो पहला प्रश्न है, किस राजा के दरबार में अष्टप्रधान मंत्रिमंडल था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। अष्टप्रधान जो मंत्रिमंडल है किस राजा के दरबार में था। दोस्तों, अष्टप्रधान जो मंत्रिमंडल है वो किसके दरबार में था? शिवाजी, जो अपने मराठा शासक थे शिवाजी, उनके दरबार में 8 लोगों का एक मंत्रिमंडल था। मंत्रिमंडल में कुल लोगों की संख्या 8 थी और उसको क्या कहते थे? अष्टप्रधान। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने विद्रोह कहां किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। जो अपने मंगल पांडे थे, मैं आपको बता देता हूं इनके बारे में थोड़ा बहुत। ये अपने उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, यूपी के। और उस टाइम जो अंग्रेजों की फौज थी उसमें ये सैनिक थे। और इनकी जो रेजिमेंट थी, आप ध्यान रखना, 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे ये, 34वीं रेजिमेंट। और 34वीं रेजिमेंट के अंदर ये सिपाही की पोस्ट पर थे। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जो हम लोग 1857 की क्रांति का कारण पढ़ते हैं, क्या कि जो उस समय जो कारतूस आया था, उस कारतूस पर गाय और सुअर की क्या लग रखी थी? चर्बी। कारतूस पर गाय और सुअर की क्या लग रखी थी? चर्बी लग रखी थी। तो गाय जो है, उस गाय को दोस्तों हिंदू लोग पवित्र मानते हैं और सुअर को जो है वो मुस्लिम अपवित्र मानते हैं। तो दोनों ही धर्मों की धज्जियां उड़ी इस कंसेप्ट से। और आप ध्यान रखना, वैसे जो प्राचीन समय में यानी कि अंग्रेजों के काल में जो अपनी सेना का अनुपात हुआ करता था दोस्तों, 5:1 था। मतलब 5 में तो कौन होंगे? इंडियंस, भारतीय। और 1 में कौन होंगे? अंग्रेज। मतलब सेना में जो ज्यादा सैनिक थे वो कौन थे? अपने भारतीय थे। और भारतीयों में भी ज्यादा कौन थे? हिंदू और मुस्लिम। तो इस घटना को देखते हुए मंगल पांडे ने सबसे पहले जो है दोस्तों बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया था। आपसे पूछे बैरकपुर छावनी कहाँ है, तो आप ध्यान रखना, कलकत्ता के अंदर। बैरकपुर छावनी कहाँ है? कलकत्ता के अंदर। और अपने जो कलकत्ता है वो बताओ कहाँ है? वेस्ट बंगाल। विद्रोह की डेट भी आप ध्यान रखना, 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति का कारण क्या था? अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि गाय व सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपको पहले मैं बता देता हूं कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वो अपने 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों ध्यान रखना, जलियांवाला जो बाग है वो है कहां पे? कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, अमृतसर के अंदर। और अमृतसर कहां पड़ता है? पंजाब। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भी है, ये भी आप ध्यान रखना। अब देखो, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका पीछे जो रीजन है वो क्या था? ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा भारत के ऊपर एक एक्ट लाया गया था और उस एक्ट का नाम क्या था? रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट कब लाया गया? 1919 में। ब्रिटेन की संसद के अंदर एक सर सिडनी रोलेक्ट नाम का अधिकारी होता है और वो एक कानून बनाता है कि शक के आधार पर भारतीयों को कैद किया जा सकता है। अगर किसी पर भी शक होगी, यार ये आंदोलन कर सकता है, क्रांति कर सकता है, और उसमें कम से कम 2 साल की सजा का प्रावधान था। और उसकी कोई वकील भी नहीं कर सकता, उसका कोई अपील भी नहीं कर सकता, उसका कोई दलील भी नहीं कर सकता। इसलिए बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी इसे कहा गया था। इस प्रकार का कानून था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर अत्याचार किए जा रहे थे, इसलिए अपने भारतीय लोगों ने रोलेक्ट एक्ट को कौन सा कानून करार दिया था? काला कानून। तो इस रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ही भारत के प्रत्येक कोने में लोग बाग इकट्ठे हो रहे थे, विरोध कर रहे थे। महात्मा गांधी
जो दिल्ली के अंदर विरोध कर रहे थे और पंजाब के अंदर जो वहाँ के दो लोकल नेता होते हैं, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किस्लू, उन्होंने इसका विरोध किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा जब उन दोनों पंजाब के लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया और इस चीज को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पंजाब के अंदर आपातकाल लगा दिया था। अब 13 अप्रैल को पंजाबियों का एक त्योहार आता है, वैशाखी। कौन सा त्योहार आता है? वैशाखी। ये तो बेचारे वैशाखी के त्योहार के दिन वहां इकट्ठे हुए थे और आपातकाल का प्रावधान होता है कि 2 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। तो आपको पता है, ग्रामीण जो लोग होते हैं, गांव के डोकरे होते हैं, उनको क्या पता है आपातकाल क्या होता है? आज भी आप पूछ लो गांव में आपातकाल क्या होता है, कौन क्या बताएगा? तो उसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अलग से ले लेती है। और जनरल डायर, आप ध्यान रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम क्या था? जनरल डायर। जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ यहाँ पहुंचता है और पहुंच के और निहत्थे लोगों पर गोलियांबारी कर देता है, जिसमें कई भारतीय लोग मारे जाते हैं, कई भगदड़ में मर जाते हैं। जलियांवाला बाग में एक कुआं था, कई उस कुएं के अंदर कूद गए अपनी जान बचाने के लिए और इस प्रकार जो ये कांड हुआ था उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी को जो उपाधियां दे रखी थी अंग्रेजों ने, वो उपाधियां भी ये त्याग देते हैं। आप ये मोटी मोटी चीज ध्यान रखना। आगे चलो अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? बहुत ही फेवरेट प्रश्न है आर्मी का। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? दोस्तों, कांग्रेस की जो स्थापना है वो बम्बई के अंदर हुई। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? बॉम्बे के अंदर। और इससे रिलेटेड आपको और क्या क्या ध्यान रखना है? कांग्रेस की स्थापना हुई कब? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। मुंबई में भी कहां हुई? तो आप ध्यान रखना, मुंबई में एक गोकुल भाई भट्ट संस्कृत महाविद्यालय था। गोकुल भाई भट्ट संस्कृत महाविद्यालय, उसके अंदर हुई थी। और आप ध्यान रखना कि कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो इसके जो संस्थापक थे, कांग्रेस के फाउंडर थे, वो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो अपने भारत के जो गवर्नर जनरल है वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। अब देखो, आपको इसे याद कैसे करना है। एक्चुअल में कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कहने पर ही की थी, ए.ओ. ह्यूम ने। और इसी पार्टी ने आगे जाकर अंग्रेजों को भारत से बाहर भगा दिया। तो देखा जाए तो अंग्रेजों ने अपने पैरों पर क्या मारी है? कुल्हाड़ी मारी है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि लॉर्ड डफरिन जो है ना, वो डफर था जिसने ए.ओ. ह्यूम को कहकर कांग्रेस की स्थापना कराई थी। इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, जो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनता है, मस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपका ध्यान रखना है दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये अपने कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कांग्रेस से जुड़ी हुई आर्मी के एग्जाम में जो चीजें आती है ये हमने यहां पढ़ ली है। आगे चलो अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने पढ़ा है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों, आपको यहां से ध्यान रखना है कुछ चीजें। यहां पे एक वर्ड लिखा है बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्या थे? ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यह प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। दादा भाई नौरोजी कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष। जॉर्ज यूले कौन था? ध्यान रखना है, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं भाई। आपसे सिंपली पूछे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष और जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम
अंग्रेज अध्यक्ष। ये चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। आगे चलो अगले वाले, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अभी मैंने आपको बताया कांग्रेस के जो प्रथम संस्थापक है या जो फाउंडर थे वो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। तो एनी बेसेंट कौन थी? देखो इधर, इनका नाम भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। ये कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, यानी कि इसके पहले सिर्फ पुरुष ही बने थे, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में कौन चुनी गई? एनी बेसेंट। अब आप लोग यहाँ पे एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू में हमेशा कंफ्यूजन होते होंगे, तो इन दोनों में देखो अंतर क्या है, बड़ा माइनर सा अंतर है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, ध्यान रखना, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो सरोजनी नायडू है, क्योंकि एनी बेसेंट भारत की नहीं थी। ये कहां की थे? ये आयरलैंड की थे। महात्मा गांधी ने भी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, सिर्फ एक ही बार की थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कब की थी? 1924 में। और उस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहां था? बेलगांव। कहां था? बेलगांव। बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। कांग्रेस के सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो दोस्तों, कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे थे, 1940 से लेकर 1946 तक। क्योंकि 1940 में 1939 के अंदर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, उस समय भारत में कांग्रेस की सरकार होती है 11 में से 8 प्रांतों के अंदर, और अंग्रेज जो होते हैं बिना कांग्रेस की परमिशन के भारतीय सैनिकों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेके चले जाते हैं। इसलिए कांग्रेस के लोग नाराज होते हैं, अपने सब इस्तीफा दे देते हैं। मुस्लिम लीग उसके उपलक्ष्य में मुक्ति दिवस मनाती है, और जो ब्रिटेन होती है या अपना जो अंग्रेज होता है वो कांग्रेस को एक अवैध पार्टी घोषित कर देते हैं, इनलीगल। और किस्मत देखिएगा कि उसी समय इसके जो अध्यक्ष है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद बने। कंटिन्यू कितने साल तक रह गए? 6 साल तक। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार चुने गए अध्यक्ष थे। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, तो ये चीज की भी हमें ध्यान रखनी है। आगे वाला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे? दोस्तों आपको पता होगा कांग्रेस के अंदर 2 दल थे, एक तो था गरम दल और एक था नरम दल। गरम दल मतलब लड़ाई करने वाले आदमी, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। और नरम दल के अंदर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, है ना। वो कहते हैं ना कि एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा आगे कर देते थे, ये नरम दल वाले थे। और गरम दल वाले अब थप्पड़ मारना दूर की बात है, आंख उठा के बता। ठीक है, तो ये गरम दल और नरम दल, इनके वैचारिक मतभेद हो जाता है। और ये अलग कब होते हैं? सूरत अधिवेशन के अंदर। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, कांग्रेस का, और उसमें ये अलग हो गए। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखना, महात्मा गांधी का जो जन्म है वो पोरबंदर के अंदर हुआ था। और अपना जो पोरबंदर है वो कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। गांधी जी का जन्म हुआ कब? 2 अक्टूबर ना। 2 अक्टूबर के दिन अपन गांधी जयंती मनाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आंदोलन चलाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत पता हो तो आप वैसे भी कर सकते हो कि महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले जो आंदोलन किया था वो चंपारण सत्याग्रह था, फिर अहमदाबाद मिल सत्याग्रह था, फिर खेड़ा सत्याग्रह। तो तीनों तो इंडिया के हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब हुआ? 1917-18 में। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो 1918 में हुआ था। रंग विभेद आंदोलन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर चलाया था। आपने सुना होगा कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे, गुजरात के एक व्यापारी थे अब्दुल्ला खान, उनका केस लड़ने के लिए, तो वहां उन्हें ब्रिटेन में, वहां दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का राज था। और अंग्रेजों ने वहां ट्रेन के अंदर अलग अलग डब्बे बना रखे थे कि काले लोग इसमें, गोरे लोग इसमें। तो गांधी जी जो है गलती से गोरे लोगों के डब्बे में बैठ जाते हैं, जहां उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है। और इस आंदोलन को बताओ, गांधी जी ने उस बाद में इस चीज का विरोध किया कि गोरे और काले रंग में कौन भेद कर सकता है, भगवान ही भेद नहीं करता, तो आपको अपन कौन होता है। तो इस प्रकार जो है गांधी जी ने रंग विभेद आंदोलन चलाया था। कहां पे? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। गांधी जी भारत कब आए थे? बहुत अच्छा प्रश्न। देखो,
गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे, और गए तो थे 1 साल के लिए। अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को बोल के गए थे कि स्वीटेट 1 साल में वापस आ जाऊंगा। लेकिन वहां जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे उनसे इतना प्रेम हुआ, अंग्रेजों की कुछ चीजें थी, गलत चीजें जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अप्लाई कर रखी थी, उन सब का विरोध करते करते 22 साल गुजर जाते हैं, और गांधी जी वापस भारत लौट के आते हैं 9 जनवरी 1915। दोस्तों ध्यान रखना, उसी के उपलक्ष्य में आज अपनी जो भारत सरकार है वो 9 जनवरी के दिन एक दिवस के रूप में मनाती है, जिसे अपन कहते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखो इस दिन होता क्या है, या प्रवासी का मतलब क्या है? प्रवासी का मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक तो है, बाहर जाके अपनी कंट्री का नाम अच्छा करता है या अच्छा कोई काम करता है, तो भारत सरकार इस दिन उन लोगों को बुलाती है और सम्मानित करती है इस दिन 9 जनवरी के दिन। फिर अपने भारत में अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी होता है ना। हो सकता है कोई राजनीतिक कारणों की वजह से इसकी डेट आगे पीछे की जाती है, लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस तो 9 जनवरी को ही है। सम्मेलन की डेट आगे पीछे हो सकती है। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। आगे चलो, हिंद स्वराज्य व मेरे सत्य के साथ प्रयोग किसकी पुस्तक है? 2 किताबें, एक का तो नाम है हिंद स्वराज्य और एक है मेरे सत्य के साथ प्रयोग। इसे अपन अंग्रेजी में कहें तो कई बार अंग्रेजी में भी आ सकता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, अंग्रेजी में से कहा जाता है। तो ये जो दोनों किताबें हैं वो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी, ध्यान रखना। आगे चलो अगले वाले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी का पहला आश्रम कौन सा था? आप लोगों को पता होना चाहिए कि गांधी जी के 2-3 आश्रम थे। जैसे गांधी जी का वर्धा आश्रम था, गांधी जी का साबरमती आश्रम था। साबरमती आश्रम कहाँ था? अहमदाबाद के अंदर। और अहमदाबाद जो है वो कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर। वर्धा आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। फिनिक्स आश्रम कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। एक्चुअल में ये जो फिनिक्स आश्रम है इसका एक नाम और था, लेवो टोलोस्टोय, लेवो टोलोस्टोय आश्रम। अब फिनिक्स आश्रम का एक नाम और क्यों था ये लेवो टोलोस्टोय आश्रम? तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये जो लेवो टोलोस्टोय है ये अपने एक रूसी लेखक है। लेवो टोलोस्टोय कौन है? एक रूसी लेखक है। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है, आपने सुनी होगी, पीस एंड वॉर। पीस एंड वॉर, पीस का मतलब शांति, वॉर का मतलब युद्ध, मतलब युद्ध और शांति के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। और लेवो टोलोस्टोय को महात्मा गांधी अपना गुरु मानते थे, तो उनके नाम से इस फिनिक्स आश्रम का नाम एक नाम और कर रखा था। और आप ध्यान रखना, गांधी जी के जो अपने गुरु थे, राजनीतिक गुरु जिन्हें कहा जाता है, वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। आगे चलो अगले प्रश्न की ओर। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें कई बच्चे बैरकपुर कराते हैं, लेकिन दोस्तों इसका आंसर बैरकपुर नहीं है। बैरकपुर के अंदर तो ओनली एक सैनिक ने विद्रोह किया था, मंगल पांडे ने। पूरी छावनी ने थोड़ी किया था। पूरी छावनी ने विद्रोह कहां किया था? मेरठ के अंदर। मेरठ जो छावनी कहां पड़ती है? यूपी के अंदर। और यहां विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को। मेरठ छावनी में जो विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 10 मई 1857 के दिन। और ध्यान रखना आप, मेरठ में जो विद्रोह करने वाला जो सैनिक था उसका नाम था बख्त खान। यानी कि भारत में क्रांति की शुरुआत करने वाला कौन था? बख्त खान, छावनी में। और वैसे प्रॉपर एक जगह पे कौन था? तो मंगल पांडे था। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? अब देखिएगा, क्रांति करनी थी, अंग्रेजों को भी पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए अपने भारतीय लोगों ने इसका एक प्रतीक चिन्ह बना रखा था, कमल का फूल और रोटी। ये इसका करेक्ट आंसर। आगे चलो, क्रांति का केंद्रीय नेता कौन था? मतलब लोकल नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व किया था, लेकिन मेन नेता कौन था पूरे इंडिया का? एक
तो वो आप ध्यान रखना, बहादुर शाह जफर था, जो भारत के अंतिम मुगल बादशाह भी थे, भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर। और इसमें बख्त खान का आपको पूछ ले कि बख्त खान ने विद्रोह कहां किया था, तो आपको मेरठ का नेतृत्व। आपसे पूछ ले मंगल पांडे ने कहां विद्रोह किया था, अभी हमने पढ़ा था बैरकपुर। तात्या टोपे ने कहां विद्रोह किया था, ग्वालियर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चलो, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप इसका आंसर भी कर सकते हो कि लॉर्ड डलहौजी जो है, इनका जो कार्यकाल था वो 1848 से 1856 तक था। और अपने जो लॉर्ड कर्जन है वो तो 1905 में भंग हुआ था, उस समय थे। लॉर्ड रिपन जो है वो तो अपने 1881 के आसपास, जब अपने भारत के अंदर जनगणना प्रारंभ हुई थी। अब ध्यान रखना, जो दशकीय जनगणना स्टार्ट है वो लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। आगे चलो नेक्स्ट, भारत में विभागीय प्रणाली कब प्रारंभ हुई? विभागीय मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो घोषित किए गए थे, जैसे अपन कैबिनेट भी बोल सकते हैं। तो विभागीय प्रणाली 1861 में स्टार्ट हुई थी। आगे चलो अगले वाले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताई, इसी में अभी पिछले वाला जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1888 से 1891 तक तो उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। बताओ किसकी पढ़ाई की थी? वकालत, यानी कि LLB। फिर 1891 से 93 तक वो भारत में मुंबई के हाईकोर्ट में वकालत करते रहे। और 1893 में उनका इतना प्रमोशन हुआ कि वो सीधे कहां चले गए? दक्षिण अफ्रीका चल गए। और 1893 के बाद वापस कब लौटे? 1915 में ये वापस कहां आ गए? भारत आ गए। कब आए? 9 जनवरी। तो दोस्तों यह मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड वीडियो था, और अभी 1-2 वीडियो और डाले जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, फिर आगे जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।